हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है CUET अड्डा 24/7 चैनल पे। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। अब तक आप लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ ली होगी, सारे वन शॉट आप तक पहुंच चुके हैं और अब हम करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स की शुरुआत। और कंपनी अकाउंट्स में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इशू, फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो ये बहुत वास्ट चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारी थियोरी आती है, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, उसके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो सब कुछ करना है। लेकिन उस चैप्टर को हमने दो हिस्सों में बांट दिया है। कंपनी अकाउंट्स की थियोरी अलग करेंगे और साथ ही साथ हम उसके बाद उसके न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो पहले बारी है कंपनी अकाउंट्स थियोरी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा क्लास 12th के लिए। एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है क्यों न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं, वो आपको थियोरी में उसमें सारे राज पता चलेंगे। एंड अगर हम बात करते हैं CUET एग्जाम की, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है क्योंकि थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, मोर देन 40 to 50% आपको थियोरी देखने को मिल जाती है ऐसे एग्जाम्स में भी। ठीक है, तो मिस नहीं करना, एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी क्या है और उसके फीचर्स क्या है। तो कंपनी का मतलब होता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। सर ये कहाँ पे लिखा है बेटा? ये प्रोफेसर हेने हैं, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। सर हमने तो सुना है कि कंपनी पढ़ते वक्त हमें कंपनी अकाउंट्स, कंपनी एक्ट 2013 के बारे में पढ़ना पड़ता, कानून के हिसाब से सारी चीजें होती है। तो उस कानून के अंदर क्या कोई डेफिनेशन नहीं लिखी है जो आप हमें ये लोकल वाली पढ़ा रहे हो? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करते हैं कंपनी एक्ट की, तो उसके अंदर भी डेफिनेशन दी है कंपनी के बारे में और बोलते हैं कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। आया समझ में? कुछ नहीं आया, इसलिए हम गए प्रोफेसर हेने के पास, उनकी डेफिनेशन ली। ठीक है, कंपनी एक्ट तो हमें बोलते हैं कंपनी मीन्स अ कंपनी जो इनकॉर्पोरेट यानी बनाई गई है इस एक्ट में या किसी और एक्ट में, उसको कंपनी बोलते हैं। तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए ये डेफिनेशन थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा देती है। इसमें लिखा है कि कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है बेटा? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, दो तरह के पर्सन होते हैं, एक नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन जो नेचुरली बने हैं, जो ऊपर वाले ने बनाए हैं, जैसे हम लोग जो जन्म लेते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन जो हम जैसे नहीं होते, जो कानून बनाता है। ठीक है, तो कंपनी क्या है बेटा? क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, लिखा भी आगे, क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी। तो ये लॉ क्रिएट करता है, कानून बनाता है उन्हें। ठीक है, कानून कंपनी को इंसान होने का दर्जा देता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये खाना नहीं खा सकती भाई, कंपनी खाना नहीं खा सकता, आर्टिफिशियल पर्सन खाना नहीं खा सकते, सो नहीं सकते। ठीक, लेकिन इनके पास कुछ राइट्स होते हैं, जैसे ये क्या कर सकते हैं बेटा? किसी पे केस कर सकते हैं, इन पे कोई केस कर सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक, तो क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन। अब जिसकी सेपरेट एंटिटी हो, एंटिटी मतलब पहचान, सेपरेट मतलब अलग, तो इसके जो मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर जिनको हम बोलते हैं, उनसे अलग इनकी पहचान होती है। ठीक है, यानी पार्टनर अलग, सॉरी मेंबर्स अलग और कंपनी अलग होती है। सर ये तो हम अकाउंट्स में भी पढ़ते थे, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हमें बताता था कि बिजनेसमैन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। हाँ भाई, लेकिन वहीं अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, पार्टनरशिप को देखें चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप को देखें, तो वहां पे बिजनेस और ओनर की एंटिटी एक ही होती थी। यहां पे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो चाहे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, मेंबर्स यानी शेयर होल्डर और जो बिजनेस है यानी कंपनी, वो अलग ही है। ठीक है, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बार आपने ऐसा पढ़ा है कि भाई अलग पहचान है बिजनेस की ओनर से। नहीं तो अभी तक चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी हो चाहे आपने पार्टनरशिप पढ़ी हो, जो पार्टनर्स होते थे, जो ओनर होते थे, जो बिजनेस होता था, लीगली एक ही तो होते थे भाई। ठीक है, तो ये एक नया फीचर जुड़ गया। कह रहे विद परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या? कि परपेचुअल एग्जिस्टेंस, के कंपनी ना खत्म नहीं होगी अगर मेंबर को कुछ भी हो। मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मेंबर की डेथ हो जाए, सभी शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, कंपनी खत्म नहीं होगी। पार्टनरशिप के केस में आपने डिसोल्यूशन पढ़ा होगा बेटा, उसके अंदर बताया था कि पार्टनर की डेथ हो जाए, सभी पार्टनर की डेथ हो जाए, या फिर इंसॉल्वेंट हो जाए, एक पार्टनर भी हो जाए तो भी हो सकता है, सारे पार्टनर हो जाए तो भी हो सकता है, सारे पार्टनर सिवाय एक के सब इंसॉल्वेंट हो जाए तब भी हो सकता है। लेकिन यहां पर जब सेपरेट एंटिटी बन गई है कंपनी, कंपनी एक सेपरेट एंटिटी बन गई, अब इसको फर्क ही नहीं पड़ता इसके मेंबर्स के साथ कुछ भी होता रहे। ये क्रिएटेड बाय लॉ है, तो ये बेटा खत्म भी लॉ के एक प्रोसेस के थ्रू ही होगी। ठीक,
और इसकी कॉमन सील होती है। जैसे इंसान, हम लोग क्या करते हैं, साइन करते हैं, अब कंपनी के हाथ पाँव तो होते नहीं है, तो ये कॉमन सील यानी एक स्टैंप होती है वो लगाती है। जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, उस पर ये कॉमन सील अफिक्स की जाती है, ठीक है। लेकिन ये खैर एक पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। अब तो कंपनी में जो भी एक अच्छी पोजीशन पे होता है, जिसको हम अथॉरिटी दे सकते हैं, तो कंपनी उसको सिग्नेटरी अथॉरिटी देती है कि भैया कंपनी के बिहाफ पे तुम साइन करोगे। तो अब कॉमन सील का कंसेप्ट पुराना है, अब वो हर जगह इतना नहीं देखने को मिलता। ठीक, अब फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फीचर आता है इनकॉर्पोरेशन। कंपनी ना बनाई जाती है, बन नहीं जाती, और इनकॉर्पोरेट इसको करना पड़ेगा कंपनीज एक्ट में। ऐसा नहीं पार्टनरशिप एक्ट में कंपनी खुली हुई है ना, पार्टनरशिप एक्ट का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। आप पार्टनरशिप एक्ट में अपने आप को रजिस्टर करा के कंपनी ओपन नहीं कर सकते। तो इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, कंपनीज एक्ट में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं यहाँ पे डेफिनेशन के साथ साथ, कि इसकी सेपरेट और लीगल एंटिटी, मतलब कानूनी रूप से ये अलग अलग हैं। शेयर होल्डर और जो कंपनी है वो अलग अलग होती है। फिर आता है आर्टिफिशियल पर्सन। ये नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। एंड साथ ही साथ इसके लिए हम ये बोलते हैं कि इसके पास बहुत सारे, क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन बहुत सारे काम कर सकती है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, इस पे कोई केस कर सकता है इसके एक्शन और बोरोइंग को लेकर के, ये दूसरों पे केस कर सकती है कंपनी, जो भी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो समझ में आती हैं कि भाई हाँ, आर्टिफिशियल पर्सन है तो कुछ तो कर सकती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, जो हमने देखा कि भाई मेंबर्स जो हैं, अगर उनकी डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंटिन्यूअसली चलती ही रहती है। परपेचुअल मतलब कॉन्टिन्यूअसली, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व में रहना, ठीक। फिर आता है लिमिटेड लाइबिलिटी, कि इसकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप आपने 11th क्लास में पढ़ा, आपने पार्टनरशिप के बारे में अभी इससे पहले ही जस्ट पढ़ा, तो आपको पता है कि इन सब की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। दैट मीन्स कि अगर फर्म के डेट इतने ज़्यादा बढ़ जाएं तो फर्म की प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाती है, उसके बाद भी डेट रहते हैं। तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है एक पार्टनर की या ओनर की, उससे हम वसूलते हैं उस लाइबिलिटी को। आई बात समझ में? लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। जो भी मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई भी आंच नहीं आती। नॉर्मली जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है बेटा? लिमिटेड होती है मेंबर्स की, ठीक है। यहां पे भी आपको 3 पॉइंट पढ़ने को मिलेंगे। लिमिटेड बाय शेयर्स, कि भाई आपने 1,000 रुपये का एक शेयर खरीदा, ठीक, तो आपके मैक्सिमम पैसा कितना डूबेगा? 1,000 रुपये, चाहे कंपनी कितने भी घाटे में हो, कंपनी को कितना भी लॉस हो रहा हो, वो 1,000 रुपये से ज़्यादा आपसे रिकवर नहीं कर सकती। फर्स्ट। सेकेंड केस लिमिटेड बाय, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी बाय गारंटी, कि अगर किसी ने गारंटी दे दी है, ये दूसरा केस है। ऐसी भी लाइबिलिटीज होती हैं कि अगर किसी ने गारंटी दे रखी है कि भाई मैंने 1,000 रुपये का शेयर लिया और कंपनी को अगर कुछ भी होता है, कंपनी डूबती है, उसके डेट ज़्यादा हो जाते हैं, तो भाई हम एक काम कर सकते हैं, मैं आपको 5,000 रुपये की गारंटी देता हूँ, तो भाई 5,000 रुपये तो मुझसे और रिकवर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की भी लाइबिलिटी होती है, लेकिन नॉर्मली तो लिमिटेड लाइबिलिटी ही होती है। फिर तीसरी तरह की कंपनी की लाइबिलिटी आती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सर अनलिमिटेड भी होती है? अब तो कहते हैं पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप की होती है। भाई होती है, क्या सर कोई क्यों ऐसा करेगा? कर देते हैं, ठीक है। अलग अलग रीज़न है, फिर वो डेप्थ में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी होंगी। तो अभी फिलहाल इस कन्वर्सेशन को यहीं तक रखते हैं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है। दैट मीन्स कि अगर फर्म कंपनी के अगर डेट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि सारी प्रॉपर्टी बेचकर भी कुछ नहीं होता, तो उसके मेंबर्स से भी, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी वसूला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, लेकिन नॉर्मली लिमिटेड लाइबिलिटी ही होती है, इसलिए इसको फीचर में रखा गया है। फिर आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अगर हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी, दो तरह की कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है। नॉर्मली हम बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनी को, इस चैप्टर में हम पब्लिक कंपनी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं ज़्यादा। तो पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो बेटा फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। जैसा आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट के बारे में कि मैंने भाई इस कंपनी के इतने शेयर खरीद रखे हैं, फिर मैंने 2 दिन बाद उसको बेच दिया, तो बेटा आपने कंपनी से पूछा क्या? नहीं पूछा, जरूरत भी नहीं पड़ी। तो पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक। आपको किसी भी तरह से कंपनी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कंपनी के मैनेजमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक।
वहीं अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, आप बिना पूछे कंपनी में बिना पूछे आप उसको किसी और को नहीं बेच सकते, यानी वहां पर ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट एंड ओनरशिप की। कंपनी के केस में अगर हम बात करें तो भाई थोड़ा सीन अलग होता है। जैसे पार्टनरशिप में क्या होता था कि जो पार्टनर होते थे वही मैनेजमेंट संभालते थे, यानी जो मालिक हैं वही मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। जो शेयर होल्डर है वो मालिक है जिसने कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन वो जरूरी नहीं मैनेजमेंट का भी पार्ट हो। तो अब अगर एक कंपनी की बात करें तो भाई कितने लाखों करोड़ों मेंबर हो सकते हैं। अगर हम रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी की बात करें, सोचो कितने सारे मेंबर्स होंगे। तो क्या सारे जितने भी लोग शेयर होल्डर हैं सब मालिक है ना? क्या सब उस कंपनी को चला रहे हैं? नहीं, चलाने वाला कौन होता है? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट कैसे इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है बेटा। हर किसी को मैनेजमेंट का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिलता, यहां पर हम चुनते हैं जिनको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। और लास्ट में कॉमन सील, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होते हैं उस पर अफिक्स की जाती थी, एक पुराना कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये फीचर्स होगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ कंपनीज। तो 3 तरह की कंपनी देखने को मिलेगी, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। सर आपने अभी अभी बोला कि 2 तरह की कंपनी होती है, अब आप बोलो 3 तरह की कंपनी। तो बेटा जो आप बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं उन बुक्स में इस तरह से बताया गया है, लेकिन मैं आपको सिंपल बताऊं, 2 ही तरह की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। 1% कंपनी एक तरह की प्राइवेट कंपनी ही है। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो 1% कंपनी क्या है? तो सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस 1% कंपनी एज 1% कंपनी। ठीक है, ये सेक्शन है कंपनीज एक्ट का जो 1% कंपनी को डिफाइन करता है एज 1% कंपनी। कहता है हाँ 1% कंपनी का मतलब 1% कंपनी होता है जिसका मतलब है कंपनी विच हैज ओनली 1% एज मेंबर। मेंबर मतलब शेयर होल्डर, यानी एक ही इंसान है। तो एक तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। सर ये तो एक इंसान सोल प्रोप्राइटर हुआ, लेकिन बेटा कंपनी के फॉर्म में अगर हम अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं और 1% कंपनी खोल रहे हैं तो बेटा एक इंसान भी कंपनी चला सकता है, जिसको हम ओपीसी यानी 1% कंपनी, प्यार से क्या बोलेंगे? ओपीसी। ओपीसी 1% कंपनी। ठीक है, तो अब इसको डिटेल में थोड़ा और समझते हैं। बहुत सारी चीजें इसको समझने के लिए। रूल 3 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 फर्दर प्रेस्क्राइब्स दैट। अब कुछ बातें बताइए 1% कंपनी के बारे में जो आपको पता होनी जरूरी है अगर आप 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट यानी बनाना चाहते हैं। तो ओनली ए नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन, कहना भाई जो 1% कंपनी बना रहा है वो कैसा होना चाहिए? नेचुरल पर्सन होना चाहिए, क्योंकि एक मेंबर है वो कैसा? आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल पर्सन, यानी सीता गीता मोहन चिंटू ये सारे मतलब नॉर्मल जो इंसान होते हैं उनकी बात चल रही है। और वो इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। रेजिडेंट इन इंडिया, भारत में रहता हो। ऐसा नहीं है कि इंडियन सिटीजन है, नेचुरल पर्सन है, लेकिन रहता वो अमेरिका में है, तो ये काम नहीं होना चाहिए। तो नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट इन इंडिया, वो क्या कर सकता है बेटा? वो 1% कंपनी बना सकता है, कैन फॉर्म 1% कंपनी। ठीक है, ओपीसी बना सकता है। और कैन बी अ नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ 1% कंपनी। अब जैसे आप इंश्योरेंस लेते हैं या आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं या एफडी खुलवाते हैं, तो बेटा वहां पर बैंक वाले आपसे पूछते हैं ना, या इंश्योरेंस कंपनी वाले आपसे पूछते हैं ना कि भाई अगर आपको कुछ हो जाता तो ये पैसा हम किसको दें? नॉमिनी बताओ, नॉमिनी कौन है आपका? ठीक है, तो वहां पर हमें नॉमिनी डिसाइड करना पड़ता है। सेम यहाँ पे भी, क्योंकि एक ही मेंबर है यहाँ पर। अगर 2-4 होते तो टेंशन नहीं, चलो एक निकल भी गया तो बाकी तो जिंदा है, लेकिन यहाँ पे नॉमिनी तो चाहिए होगा ना, कि अगर एक ही मेंबर है उसको अगर कुछ होता है तो उसके बदले कौन आएगा, कौन संभालेगा, किसका होगा ये राजपाट? तो यहाँ पर भी नॉमिनी का कॉन्सेप्ट है। तो पॉइंट इन्होंने ये बताया कि भाई एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, या तो वो ओपीसी खोल ले या फिर वो नॉमिनी बन जाए। अगर मेरे दोस्त ने ओपीसी खोली है, मैं उसका नॉमिनी हूं, तो मैं अब खुद की अपनी ओपीसी नहीं ओपन कर सकता। या फिर अगर मैंने ओपीसी खोल रखी है, मेरी खुद की एक 1% कंपनी है, तो मैं अपने दोस्त की कंपनी का नॉमिनी नहीं बन सकता। 2 में से एक ही काम कर सकता है एक नेचुरल पर्सन, और उसके अंदर ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। फिर आता है 1% कैन फॉर्म ओनली 1% कंपनी। ठीक है, एक इंसान एक ही ओपीसी ओपन कर सकता है,
ऐसा नहीं है कि मैंने एक ओबीसी ओपन करी फिर दूसरी कर ली, एक ही ओबीसी होगी, ठीक है। या फिर वो एक ही ओबीसी का नॉमिनी बन सकता है, ठीक। फिर आता है इट कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस, ये चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बनाई जाती, ठीक है। आप अगर 1% कंपनी ओपन कर रहे हो और आप बोलोगे चैरिटेबल पर्पस के लिए, ना, अलाउड नहीं है, कानून ने मना कर रखा है। फिर बात करते हैं आगे, इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो बेटा जैसे कुछ बैंक्स होते हैं, बैंक्स क्या करते हैं बेटा, फाइनेंशियल एक्टिविटी करते हैं, पैसा लेना देना, इन्वेस्टमेंट करना, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की बात हो रही है ना, तो इन्वेस्ट करना। लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो नॉन बैंक मतलब जो बैंक नहीं है, लेकिन फिर भी वो कौन से काम करते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज करती हैं। जैसे आजकल आपने वो ऐप्स सुने होंगे ना, ग्रो ऐप है, अपस्टॉक्स है, तो वो बैंक थोड़ी, स्टिल दे आर डूइंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, है ना। तो वो बैंक नहीं, क्या है, नॉन बैंक। तो जो वो एक्टिविटी करती है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो एक 1% कंपनी ये वाले काम नहीं कर सकती, ठीक है। यानी 1% कंपनी बैंक नहीं है, बैंक नहीं है, स्टिल वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकती। किसी बॉडी कॉर्पोरेट की जो सिक्योरिटीज है उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह का जो भी काम है वो सब नहीं हो सकता। लास्ट आता है, इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा की पेड अप कैपिटल नहीं होनी चाहिए किसी भी 1% कंपनी की, नॉट मोर देन। पेड अप कैपिटल क्या बेटा, जो शेयर होल्डर कंपनी को पे करता है वो पेड अप कैपिटल होती है। तो किसी शेयर होल्डर ने अगर 50 लाख से ज़्यादा 1% कंपनी को दे रखे हैं तो बेटा वो फिर वो 1% कंपनी नहीं रह सकती, उसको आपको प्राइवेट कंपनी बनाना पड़ेगा, अदर देन 1% कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो लिमिट है बेटा, ये कानून है हमारा कंपनीज एक्ट, ये चेंज होती रहती है। तो ज़रूरी नहीं अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 50 लाख है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो 50 लाख रहे, ठीक है। तो वैसे कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है इस पॉइंट की, लेकिन स्टिल मैं बता रहा हूँ, पता चले आप सोच के बैठे रहे सिर्फ 50 लाख ही हो सकती है, अमन सर ने बताया है ना। चलो फिर, इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल का एवरेज एनुअल टर्नओवर मतलब सेल्स, पूरे साल भर की जो सेल है पिछले 3 साल की, उसकी एवरेज जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जहाँ पे भी ये 2 करोड़ 50 लाख ये लिमिट सारी ये चेंज हो सकती है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो अगर आप 3 साल अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े हो उससे पिछले 3 साल को देखो और जो भी सेल हुई है उनको जोड़ करके 3 से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर्स। तो वो जो एवरेज आएगी वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आपको प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में, ठीक। फिर बात करते हैं इसके डायरेक्टर की, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो मिनिमम 1 डायरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, मिनिमम 1 डायरेक्टर और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। आई होप आपको 1% कंपनी से समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में। तो प्राइवेट कंपनी is one which has a minimum paid up share capital as may be prescribed। अब जैसा कि चीज़ें बदलती रहती हैं, तो जैसे आपको पता चला कि भाई एक तो कंपनीज एक्ट है, एक्ट 2013, उसके अंदर सेक्शंस दिए होते हैं। फिर आपने यहाँ पे नोटिस अगर किया हो तो बेटा ये क्या है, कंपनीज एक्ट नहीं है, ये कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। हर एक्ट के साथ, हर कानून के साथ पैरेलली रूल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि एक्ट को चेंज करना मुश्किल है, रूल्स को हम टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए रूल्स भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जहां पे भी आपको दिखाई दे एज में भी प्रेस्क्राइब, तो इसका मतलब प्रेस्क्राइब कहां पे किया है, रूल्स में किया है। तो एक प्राइवेट कंपनी की जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है, बताया ना मैंने, जो शेयर होल्डर पे कर देते हैं कंपनी को, वो पेड अप शेयर कैपिटल होती है। तो किसी प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, जितना रूल्स में बताया। आप कितना बताया उसकी जरूरत जानने की नहीं है, ठीक है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बेसिकली जैसे हर इंसान की जन्म कुंडली होती है, समझ लो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये 2 तरह के डॉक्यूमेंट है जो बेटा एक तरह से जन्म कुंडली ही है। तो उसकी जन्म कुंडली में भी लिखा हुआ है राक्षस नहीं है, इंसान है, मतलब प्राइवेट कंपनी है ना,
प्राइवेट कंपनी है ये, ठीक। और बाकी कुछ और बातें बताइए। कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी वो होती है जो अपने शेयर के ट्रांसफर होने को रिस्ट्रिक्ट करती है। मैंने आपको बताया कि आप प्राइवेट कंपनी के अगर शेयर खरीद के बैठे हैं तो आप बिना कंपनी से पूछे किसी और को ऐसे ही नहीं बेच सकते। आप पे रोक लगाई गई है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, दूसरा पॉइंट, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी। अगर हम ओपीसी के अलावा बात करें तो मैक्सिमम मेंबर की जो लिमिट है वो 200 है। अब देखो इन्होंने किस स्टाइल से बोला, कह रहे हैं कि 1% कंपनी के अलावा कोई और केस की बात करें। दैट मीन्स ये खुद मानते हैं कि 1% कंपनी क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है। तभी तो कह रहे हैं कि 1% कंपनी के बारे में नहीं बोल रहे हम बाकी प्राइवेट कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं कि 200 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए मैक्सिमम। और इन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि 1% कंपनी में तो एक ही हो सकता है, और इसका मतलब 1% कंपनी एक प्राइवेट कंपनी, मैंने कहा था 2 ही तरह की कंपनी होती है, प्रूफ कर दिया, ठीक। तो थोड़ा स्पेशल इसलिए बोलते हैं कि 3 तरह की कंपनी होगी, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इसलिए यहाँ पे आपको कंटेंट जो दिखाई दे रहा है उसमें पीछे लिखा हुआ था 3 तरह की कंपनी, वैसे वो 2 तरह की ही होती है। तो लिमिट क्या बोली है, कह रहे भाई 200 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, और इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना आप एक्सक्लूड करोगे। किसको एक्सक्लूड करोगे, जब आप गिन रहे हो ना 1 2 3 4 5 6, ऐसे जब 200 लोगों को तुम गिन रहे हो, 200 मेंबर्स को आप गिन रहे हो, तो बेटा कुछ लोगों को मत काउंट करना। कौन, प्रेजेंट या फिर पास्ट एम्प्लॉय मेंबर। बेटा आपकी कंपनी में लोग जॉब भी तो करते हैं, आपके एम्प्लॉयज, और आपके एम्प्लॉयज ही अगर आपके शेयर्स खरीद लेते हैं तो वो एम्प्लॉय मेंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, एम्प्लॉय मेंबर। अब अगर वो एम्प्लॉय मेंबर हैं, यानी वो जॉब भी करते हैं और उन्होंने शेयर्स भी खरीद रखे हैं, तो हो सकता है कि जॉब छोड़ के चले गए तो वो पास्ट एम्प्लॉय मेंबर हो गए, या फिर जिन्होंने जॉब नहीं छोड़ी वो प्रेजेंट में भी एम्प्लॉय मेंबर हैं, तो उनको हटा करके बाकी 200 लोग हो सकते हैं, यानी इनको काउंट नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब क्या, मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं एक प्राइवेट कंपनी के, 200 प्लस कोई अगर एम्प्लॉय मेंबर पास्ट में या प्रेजेंट में है तो। आई बात समझ में। और एक और बात इन्होंने बोल दी, कह रहे हैं कि अगर 2 या 2 से ज्यादा पर्सन जॉइंटली, वर्ड पे ध्यान दो, जॉइंटली, दे शैल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। अगर वो शेयर खरीद के बैठे हैं, शेयर होल्ड करके बैठे हैं, 2 या 2 से ज्यादा मेंबर। अब जैसे कोई बच्चों ने, मतलब बच्चे तो नहीं ले सकते खैर शेयर, लेकिन मान लो मैंने और मेरे दोस्तों ने सोचा कि भाई शेयर खरीदते हैं, शेयर महंगा था, तो हमने 3-4 लोगों ने मिल करके एक शेयर खरीद लिया। मान लो 3 लोग थे, हम 3 दोस्त थे, और कंपनी का शेयर है 30,000 रुपए का, तो 10,000 मेरे एक दोस्त ने दिए, 10,000 एक दोस्त ने दिए, और 10,000 मैंने दिए। तो अब हम तीनों ने मिलकर के एक शेयर खरीदा है, तो हम तीनों को एक ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। फिर आता है बेटा सी पॉइंट, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। और जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके ऊपर एक और रोक लगाई जाती है बेटा, प्रोहिबिट, कि वो पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी, आओ आओ हमारे शेयर खरीद लो, हमारे डिबेंचर खरीद लो, वो नहीं बोल सकती। पब्लिक ऑफर अलाउड नहीं है, सख्त मना, ठीक है। और इनके बारे में बोला कि जो डायरेक्टर हैं वो बेटा मिनिमम 2 होने ही चाहिए और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। एंड लास्ट में अपने नाम के पीछे कंपनी क्या लगाती है, प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे क्या लिखती है बेटा, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ठीक है, मान लो XYZ फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, तो वो एक प्राइवेट कंपनी है। फिर बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी क्या है, तो इसकी डेफिनेशन बड़ी प्यारी लगती है मुझे। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सिंपल, कि तुमने जो प्राइवेट कंपनी पढ़ी, अगर कोई कंपनी प्राइवेट नहीं है तो वो पब्लिक है, ठीक है। पहला पॉइंट तो इन्होंने ये बोला। दूसरा पॉइंट बी, अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो रूल में इसकी भी पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम दे रखी है, उतनी होनी चाहिए, ठीक है, वो हमें भी देखना नहीं है। तीसरा पॉइंट, अब पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज अ प्राइवेट कंपनी। हे भगवान, ऊपर कुछ बोला, नीचे वही बात पर उल्टी बोल रहे हैं, अपनी बात पर टिकते ही नहीं है। तो सुनो आगे, कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट नहीं होती, ये बात सच है,
लेकिन पब्लिक कंपनी एक प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है अगर उस प्राइवेट कंपनी को एक पब्लिक कंपनी होल्ड करती है। मतलब सर, मतलब देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है कि दुबे जी की बेटी की शादी अगर पांडे जी के लड़के से हो गई तो अब वो लड़की अपने नाम के पीछे क्या लगाएगी बेटा? पांडे, है ना? तो कहने का मतलब क्या कि प्राइवेट कंपनी अगर एक पब्लिक कंपनी के साथ जाके जुड़ जाती है, यानी एक पब्लिक कंपनी एक प्राइवेट कंपनी के बहुत सारे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शेयर्स को क्या करती है, नंबर ऑफ शेयर्स को क्या करती है बेटा? होल्ड करती है। तो अब उस पब्लिक कंपनी के डिसीजंस उस प्राइवेट कंपनी पर चलेंगे, तो अल्टीमेटली उस प्राइवेट कंपनी को चला कौन रहा है? वो पब्लिक कंपनी ही चला रही है। तो ऐसे इसे बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं क्या? होल्ड करना, किसी प्राइवेट कंपनी को होल्ड करना। तो ऐसे केस में एक पब्लिक कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी और प्राइवेट कंपनी बेटा सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी, जिसको होल्ड किया जाता है। तो प्राइवेट कंपनी अगर एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बन चुकी है तो बेटा अब वो प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी, वो पब्लिक कंपनी ही कहलाएगी। थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, बार बार पढ़ो समझ में आ जाएगा। फिर इन्होंने बोला कि भाई कंपनी के मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। अगर आप पब्लिक कंपनी ओपन करो तो मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। सिर्फ प्राइवेट कंपनी का नहीं बताया कितने मिनिमम मेंबर होने चाहिए बेटा? 2। पब्लिक कंपनी के इसमें 7 मिनिमम मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम मेंबर की कोई लिमिट ही नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। और इनके जो डायरेक्टर है वो मिनिमम 3 होने चाहिए डायरेक्टर, और मैक्सिमम इसके भी 15 होने चाहिए, यानी मैक्सिमम सबके ही 15 होते हैं। और पब्लिक कंपनी अपने नाम के पीछे बेटा लिमिटेड लिखती है। क्या लिखती है बेटा? लिमिटेड। जैसे रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, ठीक है। तो ये तो टाइप्स ऑफ कंपनी हो गई। अब हमें देखना है कि कंपनी बनती कैसे है, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो कंपनी को बनाने के 4 स्टेप है, ठीक है। पहला क्या है? प्रमोशन, दूसरा क्या है? इनकॉर्पोरेशन, तीसरा है कैपिटल सब्सक्रिप्शन और चौथा क्या है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो प्रमोशन पढ़ते हैं। प्रमोशन पहली स्टेज है, ओके जी, ऑफ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेशन। अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन एग्री टू स्टार्ट बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, यानी एक इंसान या कुछ लोगों का ग्रुप जो है वो ये डिसाइड करता है कि हम बिजनेस शुरू करेंगे कंपनी के रूप में, तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रमोटर बोलते हैं। और ये सोच लेना कि हम कंपनी के रूप में बिजनेस शुरू करेंगे, यही है प्रमोशन, यानी टेकिंग डिसीजन टू स्टार्ट अ बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, ठीक है। और जो ये जो सोच रहे हैं, ये जो डिसीजन ले रहे हैं, ये लोग क्या कहलाते हैं? प्रमोटर कहलाते हैं, मम्मी पापा ऑफ द कंपनी, ठीक है। दूसरा इनकॉर्पोरेशन, या फिर इसको रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी भी बोल सकते हैं, कि जब डिसाइड कर लिया तो उसके मम्मी पापा, मतलब कंपनी के मम्मी पापा यानी प्रमोटर्स, जाएंगे किसके पास बेटा? कानून के पास, कि हमारे कंपनी हम सोच रहे बनाने के लिए, बनवा दो। मैंने बोला ना कि इसकी एक लीगल प्रोसेस होती है जिसको फॉलो करके हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं। अब कानून के पास जाएंगे, कोई तो इंसान होगा, जिस इंसान के पास जाएंगे उसको बोलते हैं ROC। क्या बोलते हैं बेटा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ROC। तो अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड फॉलोइंग द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013, यानी जो प्रोसीजर हमें कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर प्रिस्क्राइब यानी बताया गया है, उसके हिसाब से कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। द प्रमोटर आफ्टर गेटिंग द नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी अप्रूव्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी ROC सबमिट, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई प्रमोटर जाएंगे ROC के पास जाएंगे और उससे बोलेंगे कि भाई हम कंपनी बनाने की सोच रहे हो, कंपनी का नाम सोचा है ये, मतलब नाम बताएंगे कि भाई हमने मान लो चिंटू एंड पिंटू कंपनी सोचा है, चिंटू पिंटू लिमिटेड। तो ROC देखेगा चिंटू पिंटू नाम से कोई और कंपनी तो नहीं है, और अगर नहीं है तो बेटा वो तब बोलेगा हाँ ठीक है नाम ओके है, अब आगे बढ़ सकते हैं। इससे समझ में आता है कि भाई कल को मैं ये सोचूं कि मुझे एक कंपनी खोलनी है और मैं कंपनी का नाम सोच रहा हूँ रिलायंस रखते हैं, अरे ऐसे कैसे रख लोगे, पहले से ही है। तो बेटा सेम नाम की कंपनीज नहीं हो सकती, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। तो इसलिए नाम को भी अप्रूव करवाना पड़ता है कि ऐसी इस नाम की कोई कंपनी ना हो। और जब ये अप्रूव हो जाता है उसके बाद ROC कहता है कि 4 चीजें सबमिट कर दो। पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तीसरा है कंसेंट यानी मंजूरी, सहमति, किसकी सहमति? डायरेक्टर की। किस बात की सहमति देगा ये? कि हाँ मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूं। मतलब
इससे जानना चाह रहे हैं तेरा जोर जबरदस्ती करके डायरेक्टर तो नहीं बना रहे, असली डायरेक्टर है भी या किराए पे लिया हुआ है। एंड लास्ट में आता है डिक्लेरेशन। तो यही डायरेक्टर डिक्लेयर करेगा कंपनी ने जितने भी इनकॉर्पोरेशन करते वक्त चीजें कंप्लाई करनी थी, जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल करनी थी, की है या नहीं, तो ये डिक्लेरेशन देगा। ये 4 चीजें। अब बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA की। ये क्या होती है? MOA का बेटा सिंपल, मैंने अभी आपको पहले भी बोल दिया कि ये 2 डॉक्यूमेंट बिल्कुल जन्म कुंडली की तरह है, सारी चीजें कवर करते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर बहुत सारी जानकारी होती है क्लॉजेस के रूप में, ठीक है। पहला पॉइंट जिसको हम क्लॉज बोलेंगे, दूसरा पॉइंट उसको भी हम क्लॉज बोलेंगे। तो जो पॉइंटर्स दिए होते हैं वो क्लॉजेस कहलाते हैं, ठीक है। इन क्लॉजेस के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। जैसे सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज मतलब जहां पे इस क्लॉज के अंदर क्या लिखा होगा कि कंपनी की ब्रांचेस, कंपनी के ऑफिस जो भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, कहाँ करती हैं, कहाँ सिचुएटेड है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे है, इसकी फैक्ट्रीज कहाँ है, इनके गोडाउन कहाँ है, हर चीज का एड्रेस इस जगह पे मिलेगा आपको सिचुएशन क्लॉज में, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल क्लॉज भी होता है कि एक कंपनी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, यानी वो कैपिटल जो ये लाइफ टाइम में पब्लिक कंपनी पब्लिक को ऑफर कर सकती है और उनसे मांग सकती है। उसकी इशूड कैपिटल कितनी है, उसकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, सब कुछ उसमें बेटा लिखा होता है। फिर एक आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है इस कंपनी को बनाने का, ये कंपनी किस लिए बनाई जा रही है। तो यहाँ पे पता चलता है कि वो कंपनी किस चीज़ का बिजनेस करेगी। जैसे नाइकी क्या करती है बेटा, शूज़ बनाती है, तो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होगा कि हम शूज़ बनाने के लिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। हल्दीराम वो भाई फूड एंड बेवरेजेस का काम करती है, तो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होगा कि हल्दीराम कंपनी इसलिए बनाई गई है। तो बेटा ये बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं जो MOA के अंदर होते हैं। आई बात समझ में। फिर आता है बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम AOA बोलते हैं। ये एक तरह से रूल बुक होती है, रूल बुक ऑफ कंपनी। रूल बुक ऑफ अ कंपनी, ठीक है। तो कंपनी की रूल बुक, इसमें सारे रूल्स, पॉलिसी, सारी चीज़ें, कैसे कैसे कंपनी का क्या काम करेगी, क्या नहीं करेगी, सारी चीज़ें। इसको इतना वैसे डिटेल में इन सब चीज़ों को इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, टेंशन मतलब। कंसेंट बता ही दिया कि भाई डायरेक्टर की कंसेंट, सहमति कि हाँ भाई मैं डायरेक्टर के रूप में काम करने के लिए तैयार हूँ। ये 3 चीज़ें। फिर चौथी चीज़ कि डिक्लेयर करेगा, यही डायरेक्टर डिक्लेयर करेगा कि जो भी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लाई करी है, यानी फुलफिल करी है हमारी कंपनी ने। और जब ये 4 चीज़ें सबमिट हो जाएंगी, नाम अप्रूव हो जाएगा, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है ROC, अगर वो सहमत है कि भाई सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई इन्होंने सब कुछ ठीक ठाक करा है, तो वो क्या करेगा बेटा, एक सर्टिफिकेट दे देगा, जिसको बोलते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट कि कंपनी बन गई, इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी बन गई, ठीक है। और उसके बाद कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है, उसके बाद कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। जैसे ही सर्टिफिकेट मिला, जैसे बच्चे पैदा होते हैं बेटा तो हॉस्पिटल वाले सर्टिफिकेट देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, तो ये कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है। सिंपल, इजी, मजेदार। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका वो रह गया, हाँ ये दोनों रह गए, और इन दोनों को हम एक साथ ही पढ़ेंगे, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो बेटा कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर हम बात करें, मैंने बोला ना हम मेनली पब्लिक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पब्लिक कंपनी क्या करती है, अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है। अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो वो क्या करेगी भाई, कंपनी जिंदा हो गई, अब क्या करे वो भाई, बिजनेस करने के लिए जन्म लिया है कंपनी ने, तो उसको बिजनेस करने के लिए पैसा तो चाहिए ना। और जब पैसा चाहिए तो अब वो बेटा पब्लिक को ऑफर करेगी, लो हमारे शेयर, और उनसे पैसा मिलेगा। ये पब्लिक कंपनी की बात है। प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, वो पब्लिक को तो ऑफर कर नहीं सकती, उसको मना किया कानून ने, तो वो बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी। क्या करेगी बेटा, वो प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो बेटा पब्लिक कंपनी क्या करती है, पब्लिक ऑफर करती है, पब्लिक ऑफर। और जो पहला पब्लिक ऑफर होता है उसको बोलते हैं हम IPO, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। आपने शायद कभी सुना हो शेयर मार्केट के अंदर IPO आया है, कंपनी का IPO आया है, ठीक है। तो पब्लिक ऑफर, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। अब ये होता क्या है,
प्राइवेट कंपनी का प्रोसीजर समझ में नहीं आया तो बेटा प्राइवेट कंपनी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन के पास जाती है। वो ऐसे पब्लिकली ढिंडोरा नहीं पीटती आओ आओ शेयर खरीद लो। वो बेटा सिलेक्टेड इंसान के पास जाएगी, कहेगी हमने प्राइवेट कंपनी शुरू करी है, क्या आप हमारे मेंबर बनोगे, क्या आप हमारे शेयर खरीदोगे। सिलेक्टेड, ऐसे ढिंडोरा नहीं पीटना, सिर्फ उसे पता है और हमें पता है कि हम प्राइवेट कंपनी आपको शेयर बेचना चाहते हैं, आपको अपना मेंबर बनाना चाहते हैं, और उसे पता है कि कंपनी हमारे पास इस वजह से आई है। ये होती है प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक, फिर बात करते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की। अब जैसे ही पैसा आ जाएगा तो बेटा बिजनेस कमेंस मतलब स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसे स्टार्ट नहीं होगा। अभी एक दो चीज़ें और रहती हैं, कंपनी की बोरोविंग पावर वगैरह उसको मिलनी चाहिए, ठीक है, और वो कब मिलेगी, जब भाई पब्लिक से पैसा उठा रही है पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, लोगों का पैसा अल्टीमेटली कंपनी के पास आ रहा है, तो एक बार भाई फर्ज बनता है आरओसी के पास जाना। आरओसी भैया हमने आपने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया था, एमओए के हिसाब से जितनी कैपिटल हमें मिलनी चाहिए थी हमें मिल चुकी है, सब कुशल मंगल है, कंपनी एकदम स्वस्थ है, अपने घर पे सब सही चल रहा है, आओ आरओसी आओ, हमारा जो हेड ऑफिस है, जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, मेन ऑफिस, आओ उसको एक बार वेरीफाई कर लो। तो आप वेरीफाई करवाओगे क्योंकि पब्लिक का पैसा लेके बैठे हो भाई तुम, तो आपको वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा, और उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद बेटा ये चारों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और जब पब्लिक कंपनी ऑफर कर रही है तो बेटा वो ऑफर कैसे करेगी, वो करेगी प्रोस्पेक्टस की मदद से। किसकी मदद से, प्रोस्पेक्टस की मदद से। एक पब्लिक कंपनी है, उसको अपने शेयर्स बेचने हैं या फिर डिबेंचर्स बेचने हैं। सर डिबेंचर क्या होता है, अगला चैप्टर पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, अभी फिलहाल शेयर समझ लो। कोई भी सिक्योरिटी अगर उसको इशू करनी है तो बेटा उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। या शादी में बुलाने के लिए शादी का कार्ड भेजते हैं ना, इनविटेशन कार्ड, तो बेटा प्रोस्पेक्टस भी एक तरह का इनविटेशन कार्ड है कि आओ हमारे शेयर खरीद लो। उसके अंदर शादी कार्ड में क्या लिखा होता है, खैर हमें तो सिर्फ ये देखना होता है कि खाना किस टाइम पे मिलेगा, लेकिन पूरा लिखा होता है कि मेहंदी कब है, हल्दी कब है, ठीक है, और बारात कब आएगी, फिर खाना शुरू होगा, फिर विदाई कब होगी, तारों की छाँव में, सब कुछ लिखा होता है। ऐसी बेटा प्रोस्पेक्टस के अंदर भी सारी बातें लिखी होती हैं कि भाई कितने शेयर इशू कर रहे हैं, मिनिमम कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे, एक शेयर कितने का है, ठीक है, जो शेयर आप खरीदोगे उससे जो कंपनी को पैसा मिलेगा उसके पीछे पर्पस क्या है, उस पैसे का कंपनी करेगी क्या, वो सारी मतलब जितनी भी डिटेल्स है, टर्म एंड कंडीशन, सब कुछ लिखा होता है, कब कब कितना कितना पैसा देना, हर एक चीज़। कोई पैसा नहीं देगा तो क्या करेंगे, कोई एडवांस में पैसा दे देगा तो क्या कर देंगे, सब कुछ लिखा होता है। तो पब्लिक कंपनी इशूज अ डॉक्यूमेंट, तो पब्लिक कंपनी क्या करती है, एक डॉक्यूमेंट है, प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसको हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, इन विच टर्म एंड कंडीशन ऑफ इशू आर स्टेटेड, जहां पर टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है बेटा, along with the purpose for which the proceed of the issue of security shall be used, ठीक है, कि भाई ये जो प्रोसीड मतलब जो इशू करके पैसा मिल रहा है, शेयर इशू करके जो पैसा मिल रहा है उसको कहाँ पे यूज करेंगे हम, ठीक है। तो ये होता है प्रोस्पेक्टस। लेकिन थोड़ा डिटेल में अच्छे से अगर बात करनी है तो प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस। ये बेटा कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन है, और कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन बिल्कुल उद बुलाऊ जैसी होती है बेटा, ठीक है, पढ़ोगे तो हंसी आ जाएगी। कह रहे लेकिन देखो कानून ना, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ हंसी आ जाएगी, ऐसी अजीब सी लैंग्वेज होती है बेटा, ये लैंग्वेज बहुत स्मार्ट होती है, आप नॉर्मल लोगों को, हम लोगों को समझ में नहीं आती है, इसको डिटेल में समझना पड़ता है, बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। जिस तरह से लिखते देख के भले ही हंसी आ जाए, लेकिन अगर जो नॉलेजेबल इंसान है जिसने लॉ की पढ़ाई करी है उसको पता है कि लॉ की लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है, और लॉ की लैंग्वेज कंप्लीटली चीज़ों को कवर करने का दम रखती है, ठीक है। तो देखो ज़रा, तो प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट, पहले ही बोल दिया प्रोस्पेक्टस कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, देखा बेटा हर चीज़ कवर कर दी। डिस्क्राइब्ड और इशूड एज प्रोस्पेक्टस, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को हम प्रोस्पेक्टस बोल सकते हैं जिसको डिस्क्राइब हम प्रोस्पेक्टस की तरह करते हैं, या कंपनी जिसको इशूड प्रोस्पेक्टस की तरह कर रही है। एंड इंक्लूड,
और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है बेटा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक तरह का प्रोस्पेक्टस है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस ये भी एक तरह का प्रोस्पेक्टस है, कोई भी नोटिस अगर हमने दिया है वो भी प्रोस्पेक्टस हो सकता है, सर्कुलर वो भी प्रोस्पेक्टस हो सकता है, हमने कोई ऐड निकलवाई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो भी प्रोस्पेक्टस हो सकता है, और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस हो सकता है। बस एक बात करे, बस वो एक बात जरूर करनी चाहिए उसको कि वो इनवाइट कर रहा है कि आओ पब्लिक हम तुम्हें ऑफर करते हैं, आओ हमारी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर लो, खरीद लो, परचेज कर लो, ठीक है। तो ये हो गया प्रोस्पेक्टस। अब बेटा कुछ एक चीज है जो, अब प्रोस्पेक्टस हुआ, सब कुछ हुआ, हमने कंपनी को शुरू करने से पहले बहुत सारे खर्चे कर दिए, कंपनी पैदा भी नहीं हुई थी, यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी नहीं आया था, तब भी खर्चे हो रहे थे कंपनी के होने से पहले। ऐसे खर्चों के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं बेटा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। इसको हम सीधे सीधे अगर बोलें तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के खर्चे, क्योंकि कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आने से पहले जो खर्चे कर रहे थे वो इसलिए तो कर रहे थे कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाए। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी, कि ये वो खर्चे होते हैं जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए किए जाते हैं, सच एज रजिस्ट्रेशन फीस। अब आरओसी क्या कहते हैं, मौसी का लड़का थोड़ी है, गवर्नमेंट भी तो बोलेगी हम आपकी कंपनी खोलना, रजिस्ट्रेशन फीस दे दो, ठीक है, जो हम आरओसी को देते हैं। बहुत सारे लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि बेटा हमें एमओए बनवाना पड़ता है, हमें एओए बनवाना पड़ता है, बेटा ये लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, ऐसे मुंह उठा के कोई भी नहीं बना सकता, ठीक है। जब हम पब्लिक को इशू कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी एक्सपेंसेस होते हैं, प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है, वो भी बेटा एक डॉक्यूमेंट है, उसको भी बनाना कोई आसान नहीं है। तो प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है, उस प्रोस्पेक्टस को हर जगह पहुंचाया जाता है, तो इन सब चीज़ों में भी खर्चा होता है। दीज एक्सपेंसेस में भी रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इनको कहाँ से बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से हम राइट ऑफ कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाकर भी कर सकते हैं इन द ईयर दे आर इनकर्ड, जब वो इनकर हुए हैं, ठीक है। तो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। अब बात करते हैं शेयर कैपिटल की। जब इतना कुछ हो ही गया तो अब शेयर कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में, यानी ये वो कैपिटल है जो कंपनी लाइफ टाइम में, अपनी जीवन भर में पब्लिक को मैक्सिमम ऑफर कर सकती है, इससे ज़्यादा ऑफर नहीं कर सकती। इसको बेटा हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, इसको बेटा हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। तीन नाम है इसके, ऑथराइज्ड, नॉमिनल, रजिस्टर्ड। अब बेटा इसमें से हम इशू करेंगे तो इससे छोटी कौन होती है, इशूड कैपिटल, या तो इशूड कैपिटल इससे कम होगी या इसके बराबर होगी, क्योंकि मैक्सिमम तो इतना ही इशू कर सकते हैं। अब जब हमने इशू करा तो लोगों ने क्या किया होगा बेटा, सब्सक्राइब किया होगा, तो फिर आती है बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब बेटा मैंने मान लो 10 लाख रुपए के शेयर थे मेरे पास, मैक्सिमम जो मैं एज अ कंपनी में जीवन भर पब्लिक को ऑफर कर सकता था, मैक्सिमम 10 लाख रुपए के, उसमें से अभी मैंने 1 लाख रुपए के शेयर इशू कर दिए। 1 लाख, अब लोग क्या करेंगे, या तो 1 लाख के 1 लाख जो शेयर इशू हुए हैं उनको खरीद लेंगे, यानी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे सब्सक्राइब, या फिर 1 लाख से कम करेंगे, 1 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। जब मैं तुम्हें 1 लाख शेयर दे रहा हूं, तुम 1 लाख से ज़्यादा कैसे ले लोगे, ठीक है। तो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए कि हाँ भाई हमें खरीदने हैं। अब जब लोगों ने सब्सक्राइब करे तो कुछ पैसा दिया होगा, तो जितना पैसा दिया वो पेड अप कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है ना, और जितना पैसा नहीं दिया बेटा वो अनपेड। अच्छा एक मिनट, इसको यहाँ पे ऐसे गड़बड़ कर दी मैंने, रुको। जब लोगों ने सब्सक्राइब किया तो बेटा पेड और अनपेड नहीं आई, कॉल्ड अप आई। लोगों ने सब्सक्राइब करा, हमने कहा ठीक है चलो, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कि भैया 100 रुपये का शेयर है, एक काम करो 80 रुपये दे दो, 80 रुपये दे दो, और बाकी जो पैसा नहीं मांगा अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। कितने रुपए बेटा, 20 रुपये नहीं मांगे। तो बेटा सब्सक्राइब के बाद 2 कैटेगरी बनती हैं, एक है कॉल्ड अप जो मांग लिया पैसा, ठीक है, और जो नहीं मांगा उसको अनकॉल्ड बोलते हैं। अब जो मांग लिया तो पब्लिक, जो लोग खरीद रहे हैं वो पे कर देंगे, पेड अप शेयर कैपिटल। अब 80 में जरूरी नहीं 80 ही पे करें,
मान लो किसी ने 60 रुपये पे कर दिए और जो पे नहीं करे वो अनपेड कैपिटल हो गया, अनपेड शेयर कैपिटल, तो बेटा 20 रुपये अनपेड रह गए। ठीक है, तो फ्लो क्या चल रहा है बेटा, ऑथराइज कैपिटल, उसके अंदर आती है इशूड, इशूड के अंदर आती है बेटा सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड के अंदर कैप कॉल्ड अप और अनकॉल्ड, और कॉल्ड अप के अंदर पेड अप और फिर अनपेड आती है। ठीक है, तो ये होता है। एंड लास्ट में मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि बेटा ये जो अनकॉल्ड कैपिटल है ये अगर हमने रोक के क्यों रखी है, मान लो हमने ये रोक के इसलिए रखी है कि जब भी वाइंड अप होगी कंपनी, वाइंड अप मतलब सर बेटा वाइंड अप का मतलब जब कंपनी बंद होगी तब हम इस पैसे को मांगेंगे, तब तक के लिए हमने इसको रिजर्व कर रखा है। क्या कर रखा है बेटा, रिजर्व कर रखा है। तो बेटा इसको अब हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिजर्व कैपिटल। क्या बोलेंगे, रिजर्व कैपिटल, यानी ऐसी अनकॉल्ड कैपिटल जो वाइंड अप के लिए रिजर्व करके रखी गई है उसको रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ शेयर भी पढ़ लेते हैं, कितने तरह के शेयर्स होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने थियरी कवर कर लिया। अब तो काइंड ऑफ शेयर में प्रेफरेंस शेयर होते हैं बेटा और इक्विटी शेयर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको प्रेफरेंस मिलती है। सर ये वर्ड क्या है, हमने पहली बार सुना है प्रेफरेंस, बोलते हैं जैसे हमें मतलब पता है। प्रेफरेंस मतलब बेटा कैसे कह सकते हैं कि तुम्हें पूछा जाएगा सबसे पहले। प्रेफरेंस मतलब तुम्हें पहले तुम्हें भाव ज़्यादा देंगे। इक्विटी वालों को अरे तुम साइड हटो, पहले प्रेफरेंस। ठीक है, पहले इनसे पूछेंगे भाई साहब से किस चीज़ की प्रेफरेंस है, दो चीज़ों की, कि भाई जब भी प्रॉफिट बटेगा तो पहले भाई साहब आपसे पूछेंगे, पहले आपको देंगे, उसके बाद प्रॉफिट बचा तो इनको मिल जाएगा, नहीं तो पहले तो आपको ही मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर का ये फायदा। और जब भी कैपिटल हम वापस लौटा रहे हैं, शेयर कैपिटल जब ली है वापस भी तो लौटाते हैं कभी ना कभी, तो जब भी शेयर कैपिटल वापस लौटाएंगे तो पहले आपको पैसा लौटाएंगे उसके बाद इनको देंगे। तो इनको दो राइट्स मिलते हैं बेटा ये वाले, एक प्रॉफिट का मतलब डिविडेंड का, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का, जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसमें से जितना भी प्रॉफिट बांटा जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो एक तो डिविडेंड का इनको राइट मिला हुआ है और इनको कैपिटल की रीपेमेंट का राइट इनको मिला हुआ है, इनको नहीं मिला होता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। और प्रेफरेंस शेयर के भी बेटा टाइप्स हैं विद रेफरेंस टू डिविडेंड। बेटा अगर डिविडेंड की बात करते हैं तो आता है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव वर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो डिविडेंड इकट्ठा हो रहा है, मान लो इस बार लॉस हो गया, हमने बोला था कि भाई तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस बार लॉस हो गया, कहां से दोगे, नहीं दे पाओगे, तो तुम नहीं दे पाए उनको डिविडेंड, जबकि वादा किया था मिलना ही मिलना था। तो अगर ये प्रेफरेंस शेयर अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो कम्युलेट मतलब क्या कि जो इनको पिछले साल डिविडेंड नहीं मिला, अगले साल प्रॉफिट हो तो अगले साल का भी डिविडेंड मिलेगा और पिछले साल का जो रह गया था वो भी जोड़ करके दिया जाएगा। आ रही है बात समझ में। और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या हुआ कि भाई लॉस हो गया इस साल, डिविडेंड देना था नहीं दे पाए, अगले साल प्रॉफिट हुआ तो बेटा अगले साल का ही डिविडेंड मिलेगा, पिछले साल का भूल जाओ। तो दो तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं अगर हम डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। फिर बात करते हैं विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। अब बेटा देखो हमने इनको डिविडेंड बांटना था, इनको दिया, उसके बाद इनको दिया, उसके बाद भी अगर प्रॉफिट बच गया तो उसको बोलते सरप्लस प्रॉफिट। और उस सरप्लस प्रॉफिट में भी अगर पार्टिसिपेट करने का राइट अगर मिल जाता है बेटा किसी को तो वो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है बेटा, वो होता है पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्या होता है बेटा, पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर। और जिनको ये राइट नहीं मिलता कि वो जो एक्स्ट्रा बचा हुआ प्रॉफिट है उसमें तुम्हें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तो बेटा नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है, नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर। आई बात समझ में। फिर कन्वर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं बेटा कि भाई कुछ प्रेफरेंस शेयर हैं जो कन्वर्ट होना चाहते हैं या हो सकते हैं किसमें बेटा, इक्विटी शेयर में। तो जो कन्वर्ट हो सकते हैं उसको बोलते हैं बेटा कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर।
और जो कन्वर्ट नहीं हो सकते वो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है सर, एक चीज बताओगे कन्वर्ट होने ही क्यों है? जब इनके मजे हैं, इनको डिविडेंड भी पहले मिल रहा है, इनको कैपिटल की रीपेमेंट भी पहले हो जाएगी, तो इक्विटी में जाना क्यों है? तो बेटा इक्विटी का पहली बात तो कोई टाइप नहीं होता। इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, बात खत्म। जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होता वो इक्विटी शेयर होता है, और इक्विटी शेयर अल्टीमेट ओनर होते हैं। इनको बेटा एक फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है कि भाई तुमने क्या कहते 10 लाख रुपए दिए हैं तो तुम्हें 10% डिविडेंड मिलेगा अपने जितना तुमने पैसा दिया है। तो 10 लाख दिए तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए होता है, तो इनको 1 लाख मिलेगा। कई बार होगा बेचारों के लिए पैसा ही नहीं बचा, डिविडेंड बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला इनको। ठीक है, लेकिन सोचो कि कभी 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तब भी इनको 1 लाख मिलेगा और ये करोड़ों कमा के जाएंगे। तो जो ज़्यादा रिस्क लेगा वो ज़्यादा फायदे में रहेगा, लेकिन है ना वही लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन लेवल उसी के निकलेंगे जो एंड तक खड़ा रहेगा। तो वो इक्विटी शेयर्स हैं बेटा, वो इक्विटी शेयर्स है, ये अल्टीमेट ओनर हैं, असली मालिक यही हैं। ये तो लालची लोग हैं, सिर्फ पैसे के लिए रुके हैं कि भाई हमें पैसे से मतलब इतना तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारे नहीं, तुम हमारे नहीं। लेकिन इक्विटी शेयर क्या है बेटा? इक्विटी शेयर अल्टीमेट ओनर है, बुरे वक्त में भी खड़ा रहेगा। ठीक है, और इन्हीं के पास वोटिंग राइट होता है, डिसीजन मेकिंग इनकी होती है, क्योंकि इनका क्या जा रहा है, इनका कुछ जा नहीं रहा है, इनका लॉस नहीं हो रहा, लॉस तो इनका होता है ना। तो अल्टीमेटली कंपनी के लिए जब भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग रखते हैं तो शेयर होल्डर से पूछ के ही मैनेजमेंट को काम करना पड़ता है। तो सारे शेयर होल्डर को बुलाया जाता है, जिसको एनुअल जर्नल मीटिंग बोलते हैं। वहाँ पे इन लोगों से वोटिंग कराई जाती है कि हम ये सोच रहे हैं, मैनेजमेंट ये सोच रहा है कंपनी में ये एक्शन लेने के लिए, तो क्या आपके हिसाब से ये एक्शन लेना चाहिए? फिर वोटिंग डलती है, वो एक आगे का केस है, बाद में कभी पढ़ोगे। ठीक है, तो अल्टीमेट ओनर यही है, मालिक तो यही है, ये तो नकली मालिक है। ठीक, फिर बात करते हैं लास्ट, इसलिए वो कन्वर्ट होना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? कन्वर्ट इसलिए होना चाहते हैं, और पहले से ही बेटा प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा होता है जो आप प्रेफरेंस शेयर खरीद रहे हो वो कौन सा है, वो कम्युलेटिव है, पार्टिसिपेटिव है, या कन्वर्टेबल है, या नॉन कम्युलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, नॉन कन्वर्टेबल है। ठीक है, वो सारी कंडीशन वो उसमें लिखी होती है। फिर बात करते हैं बेटा रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है बेटा रिडीमेबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सर रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? बेटा रिडेम्पशन का मतलब होता है इशू करने का उल्टा। तो इशू करने का मतलब क्या हुआ कि भाई हम तुम्हें शेयर दे रहे हैं और तुमसे पैसा ले रहे हैं, इसका उल्टा कर दो कि तुम्हें तुम्हारा पैसा लौटाया जा रहा है, अब शेयर कैंसिल कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। तो जब शेयर का पैसा लौटाया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। यानी ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको रिडीम किया जा सकता है। रिडीम, रिडीमेबल, रिडेम्पशन एक ही खानदान के वर्ड्स है ना, तो आपस में सेम मतलब ही समझो इसका। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक दूसरा टाइप इससे निकलता है इररिडीमेबल, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो सर इसका ये मतलब हुआ कि ये प्रेफरेंस शेयर कभी भी रिडीम नहीं होंगे? हाँ जी, ऐसे भी शेयर हुआ करते थे। अब कंपनीज एक्ट ने इसको बना कर दिया कि भाई कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेगी। ये कोई बात थोड़ी होती है। आ रही है बात समझ में? तो ये टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ शेयर थे, और पूरी थियरी हमने पढ़ ली है बेटा, पूरी। और मुझे उम्मीद है अगर आपको ये सारी चीज़ अच्छी लगी हैं, आपको समझ में आया है कि हाँ कंटेंट था, नॉलेज थी, सब कुछ, मज़ा आ गया सुन के, बोर नहीं हुए हम, तो बेटा आप अपनी तैयारी हमारे साथ कंटिन्यू रख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके बहुत सारा फ्री कंटेंट है वहाँ पे। आप टेक करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स वहाँ पे टाइम टू टाइम आती रहती हैं करंट अफेयर्स की, एंड क्विजेज़ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। और पेड बैचेस भी हैं, ऐसी बात नहीं है, पेड बैचेस भी हैं जो बच्चे क्लास 12 और CUT या फिर सिर्फ CUT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 के लिए, तो बेटा उनके लिए बैचेस अभी चल रहे हैं। तो आपके बहुत 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 फ़ायदे की चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चे कई बार दोस्त एग्ज़ाम को एक साथ अब करना पड़ रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम को भी करना पड़ रहा है और CUT एग्ज़ाम को भी करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम खत्म होते ही पता भी नहीं चलता कब CUT एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। तो हमें एक साथ ही तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं पहले बोर्ड एग्ज़ाम दे लें उसके बाद CUT करें।
तो बेटा आपके लिए कोई भी अभी समर 2.0 बैच आया, आप ये वीडियो देख रहे हैं, कोई और बैच भी आ चुका होगा तो भी बेटा आप उसमें इनरोल कर सकते हैं अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके, और कोड आप लगाएंगे Y550। कोई भी बैच लेना हो, कोई भी बैच लेना हो, आप कोड लगाएंगे Y550, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। एंड महापैक के बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। महापैक का मतलब ये है कि अगर आपने महापैक ले लिया तो आपको बेटा कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महापैक लिया उस टाइम पे जो भी बैच लाइव चल रहा है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। फ्यूचर में जितने भी बैचेस आने वाले हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और जो जितने बैचेस जा चुके हैं उन सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी इस साल के लिए, ठीक है। तो आपके 2025 के CUT तक जितने भी CUT के बैचेस आएंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे अगर आप महापैक लेते हैं। हाँ, एक लाइव बैच जो हम पेड बैच लाते हैं उससे के कंपैरिजन में उसकी कॉस्ट लगभग 2,000 रुपये ज़्यादा होती है, लेकिन बेनिफिट इसी को लेने में है, क्योंकि एक्स्ट्रा 2,000 रुपये दे करके आपको बहुत कुछ मिल रहा है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे आपको विद बुक्स, प्रिंटेड बुक्स आपको क्या कहते हैं महापैक मिल रहा है, और विदाउट प्रिंटेड बुक्स भी आपके लिए ऑप्शंस है, ठीक। अगर आप CUT के लिए डेडिकेटेड बुक्स लेना चाहते हैं तो बेटा बुक्स भी अवेलेबल है, प्रिंटेड ई बुक सब बुक है हमारे पास। और मॉक टेस्ट बेटा आप अगर लेना चाहते हैं तो कोड लगाएंगे Y550S, बुक्स और मॉक टेस्ट के लिए Y550S, और लाइव बैच और महापैक के लिए Y550, ठीक है। कैसे करना है बेटा, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करना बेटा अड्डा 24/7, ठीक है। आपको जो पहली वेबसाइट दिखेगी ये रही बेटा अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, ऑल कोर्सेज दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे टॉप पे थर्ड जो दिख रहा है CUT UG, इस पर क्लिक करना है। एंड आप कॉमर्स से हैं तो बेटा आप कॉमर्स पे क्लिक करेंगे, और ये बेटा जो भी बैच आपको लेना है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे समर 2.0 भी फिलहाल दिख रहा है, जो भी प्राइस दिख रहा है इग्नोर, पहले बाय नाउ पे क्लिक करोगे, फिर आपसे जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे आपसे पूछेगा कूपन कोड बता दो, तो यहाँ पे आप वो कूपन कोड लगाओगे जो मैंने आपको बताया Y550। देख लो बेटा ये कोड है जिससे डिस्काउंट मिल रहा है आपको मैक्सिमम, और जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो बेटा ये जो प्राइस 10,000 से ज़्यादा का दिख रहा था वो 9959 हो जाएगा, और आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है बेटा वो डिस्काउंट 2,039 रुपये के आसपास का मिल रहा है, ठीक है। और मैं आपको इस बैच के बारे में बता दूं, इसकी जो वैलिडिटी है वो 12 महीने की है, यानी आपके CUT एग्ज़ाम तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं तब तक है। इसमें आपको अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये चारों डोमेन पढ़ाए जा रहे हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, आपको जर्नल टेस्ट पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप किसी भी तरह से किसी भी कॉलेज को, किसी भी यूनिवर्सिटी को, किसी भी कोर्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं वो आपके काम आएगा। और 12th क्लास इसमें पूरी कवर है, जो बच्चा क्लास 12th के लिए पढ़ रहा है सब कुछ बेटा इसमें कवर कराया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपके लिए ये जो क्लास है, ये वीडियो है जो अच्छी लगी होगी आपको। एंड ऐसे ही बेटा सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर करिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है जब मैं देखता हूँ आपके एक वीडियो पे इतने लाइक हैं। देखो मॉनिटरी नहीं, कुछ नॉन मॉनिटरी चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छा फील कराती हैं, तो ये उसी में से एक था कि आप लाइक करते हैं तो आप हमारा मनोबल बढ़ाते हैं जितने भी टीचर्स हैं। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि बहुत सारे अभी आपको लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, अपडेट्स मिलेंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी जो आपको आपकी 12th क्लास की जर्नी में और आपके CUT जर्नी में बहुत मदद करेगी, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।